अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कल बजट आ रहा है, उसके साथ आज इक्तिसादी जायज़ा जो है वो गुज़श्ता बरस यानी जो अब ये साल गुजरने जा रहा है उसका आज मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने पेश कर दिया। कोरोना जो है दिखाई ये देता है कि वो हुकूमत के रेस्क्यू के लिए आया है। एक ऐसी शील्ड मिल गई है कि जिसके पीछे जो है अब बहुत कुछ छुपाया जा सकता है और बहुत कुछ उसके ऊपर डाला जा सकता है। हफीज़ शेख साहब ने आज 3 चीज़ें जो हैं वो गिनवाई और उन्होंने बताया कि उनकी इस 1 साल की कारकर्दगी के 3 बड़े कारहाय नुमायाँ जो हैं वो क्या थे। एक तो उन्होंने ये बात कही कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो हमें विरसे में 20 अरब डॉलर मिला था, उसमें हमने 73% जो है वो कमी की है। हमने माजी के 5000 अरब के कर्जाजात जो हैं वो वापस किए हैं। हमने जो है अखराजात को कंट्रोल किया है और पहले ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जो प्राइमरी बैलेंस है वो सरप्लस हुआ है और हमारे अखराजात जो हैं वो जो हमारे दस्तयाब वसाइल थे जो हमने किया थे उससे कम हुए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक से 1% कर्जा नहीं लिया गया है और इसके अलावा हमने किसी इदारे को जो है इजाफी ग्रांट नहीं दी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी शरह नमू जो है वो 4% इस साल मनफी होगी। गो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बात कह रहा है कि मनफी 1.6% होगी और आलमी बैंक कह रहा है कि मनफी 2.6% होगी। इदाद व शुमार का ये एक गोरख धंधा है। गो कि हुकूमत जब शुरू हुई थी तो वसाइल का तखमीना भी 5500 अरब रुपये लगाया गया था, लेकिन उसके बाद IMF के साथ बातचीत करके इसको जो है 4800 अरब रुपये तक लाया गया और अब बात की जा रही है कि 3900 अरब रुपये बमुश्किल हो पाएगा और यहाँ पे भी 800-900 अरब रुपये का गैप है। उसको भूल जाएं जो 5500 अरब रुपये था। इसके साथ साथ जो इदाद शुमार दिए गए हैं उसके तहत कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसका तज़किरा मुशीर ख़जाना ये बात कहकर कर सकें कि इसके अंदर हमारी कारकर्दगी जो है वो बेहतर रही है, हमने शायद इसमें कुछ किया है। टैक्सेशन का उन्होंने अलबत्ता ज़िक्र किया कि कोरोना आने से पहले 17% जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और जो FBR की चेयरपर्सन है वो ये बात कह रही थी कि अगर डोमेस्टिक देखा जाए तो 27% जो है वो इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर देखते हैं तो ये सूरत हाल जो है अपने अंदर बहुत सारे सवालात लिए हुए है कि मुशीर ख़जाना जो इदाद व शुमार पेश कर रहे हैं, जो मईशत की सूरत हाल है, क्या उसके साथ वो मुताबिकत रखते हैं? और यही हकीकी सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो चीज़ डेवलप हुई है वो ये है कि ज़ाहिर है IMF ने 1.4 अरब डॉलर जो है वो कोविड के लिए दिया और अब 500 मिलियन डॉलर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। तो एक फ़िस्कल स्पेस भी इनको मुयस्सर आ गई है, तजारती खसारा कम हो गया है, इमदाद आ गई है, कर्ज़े मौखर हो गए हैं और शायद यही वजह है कि मुशीर ख़जाना ये बात कह रहे हैं कि कल जब वो बजट का ऐलान करेंगे तो कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अभी बजट को अनफोल्ड होना है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं वो कल पे। लेकिन अब तक ये जो मईशत की सूरत हाल है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, मेंबर हैं सेनेट की फाइनेंस कमेटी के। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं इस और मईशत के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सदर बिजनेसमैन फोरम जनाब सिराज कासिम तेली साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और जाहिर है कि ये भी इस सारी चीज़ों को जो है बड़े गौर से देखते हैं। नवीद कमर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हफीज़ शेख साहब ने जो इक्तिसादी जायज़ा पेश किया है, उन्होंने जो बातें गिनवाई हैं उनको ज़रा 1 सेकंड के लिए साइड पे रखिए। ये फरमाइए कि जो इदाद व शुमार दिए गए हैं आप समझते हैं कि मुनासिब हैं? यही सूरत हाल है? यही एक हकीकी तस्वीर है?
देखिए नदीम, अगर आप पिछले साल का के आदाद शुमार देखें कि एक सबसे बड़ा जो आपका फिगर होता है वो फिस्कल डेफिसिट का होता है। अनाउंस किया गया, बल्कि बजट में हमारे अजहर साहब ने भी कहा कि 3 तकरीबन मेरा ख्याल है 8% जो है वो हम इसमें लेकर आएंगे। और जब 3 महीने के बाद देखा तो फिगर्स ही कुछ और थे। तो ये सारे फिगर्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब सब लोग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं। यानी वो हमेशा हमें ये खदशा होता है कि ये सारे फिगर्स जो हैं एक्यूरेट नहीं है। ये तो था जो अभी तक फिगर्स आ रहे हैं, जो कल दिए जाएंगे, जो कल टारगेट्स दिए जाएंगे, वो तो उससे भी मज़ाक़खेज़ होंगे। जैसे आपने देखा कि जितने जितने टारगेट्स थे, ये कोरोना में तो जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत छुप रही है, लेकिन प्री कोरोना, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ 9 महीने के फिगर्स मिले हैं, आपको जो है वो जुलाई थ्रू मार्च या अप्रैल तक के फिगर्स ज्यादातर आए हुए हैं, जो कि रियली जो इम्पैक्ट है कोरोना का उससे पहले के हैं। अब जब कोरोना का इम्पैक्ट आएगा तो ये फिगर्स और भी कहीं ज्यादा खराब होंगे। जैसे इस साल की ग्रोथ के फिगर्स जो हैं आप देख लें कि चलो हुकूमत ने ये तो माना कि नेगेटिव ग्रोथ है 0.4%, लेकिन जितने भी माहिरीन इक्तिसादियात है एंड एज वेल एज वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स, वो सब कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा होगा। वर्ल्ड बैंक ने तो 2.2 नेगेटिव ग्रोथ की बात की है। इसी तरह से दूसरे भी जो लोग हैं वो कोई भी ये मानने को तैयार है कि 0.4% नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त हम जो फिगर्स की बात कर रहे हैं, जब एक्चुअल फाइनल फिगर्स आएंगे और वो तकरीबन कुछ 8 महीने के बाद आएंगे, तो वो हम देखेंगे कि कंप्लीटली मुख्तलिफ हैं। नहीं, तो नवीद कमर साहब आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, अगर फिगर्स ये जो हैं ये जाहिर है मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल होंगे तो ये तो दिखाई देता है कि अगर कोरोना का इम्पैक्ट पूरा इसमें आ जाता है तो हैयत ही बदल जाएगी। तो जो बजट की बुनियाद खड़ी होगी वो कितनी मजबूत होगी, वो तो फिर सारी की सारी हिलेगी। नहीं, वो तो खैर जाहिर है होता है। एक तो खैर नॉर्मल सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि हम जब ये तरीक़ेकार अपनाएंगे कि IMF के साथ हमने कोई फिगर फिस्कल डेफिसिट का तय किया, फिर देखते हैं कि यार इसको अब पूरा कैसे करो, तो इधर से भी नंबर बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर का जो है वो कम कर दो, रेवेन्यू का बढ़ा दो, तो ये फिगर बैलेंस हो जाएगा। तो एज इट इज वो प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त आपके पास फिगर्स अभी तक 9 महीने के आए हैं, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते जो मौजूदा सूरत हाल है और जिसमें और ज्यादा जो है इम्पैक्ट आएगा। देखें मसलन आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं इस वक्त, वो हैं जिन पे सिर्फ आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का और डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया है ना। कोविड वाला तो है इसमें नहीं है। कोविड का जब इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये नंबर तो बिल्कुल ही फिनोमिनल हो जाएगा। नवीद कमर साहब मैं आता हूँ इसमें, सिराज कासिम तेली साहब, क्योंकि मैं आखिर में जाना चाह रहा हूँ जनाब मोहसिन अजीज़ साहब के पास, फिर उनसे एक दो वजाहतें लेंगे। इसमें सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पूरा इम्पैक्ट जो है इन फिगर्स में नहीं आया है, कल अब नया बजट भी आना है, तो उसके नतीजे में तो फिर आपकी फोरकास्ट जो है वो तो बिल्कुल सवालिया निशान बन जाएगी और वो तो पूरा सारा सिलसिला जो है वो इधर उधर हो जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ नदीम साहब कि ये जितना भी सर्वे और डिटेल इन्होंने दी है में, और ये जो जितने बड़े बड़े टारगेट रख रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के, मेरी नज़र में ये सारा इमेटीरियल है। इसको देखना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि अब जो हालात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है, कोरोना वायरस की वजह से सारे हालात खराब है, और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में सर्वाइवल इज द नेम ऑफ द गेम। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। हमने हफीज शेख साहब को भी ये बताया है एक हफ्ते पहले कि देखो सारे बिजनेसेस तकलीफ में हैं, ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, चाहे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटा हो, चाहे समीज हो, चाहे दुकानदार हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो,
सारे इस वक्त डिफिकल्ट टाइम में है और आपका काम ये है कि ये सरवाइव करें। इनका सबका सर्वाइवल तकलीफ में है। अगर आपने ये करना है तो आपने टैक्सेस कम करने हैं, रिलीफ देना है। ये बजट आप ये मत कहे कि ये टैक्स फ्री बजट है, इसको आप कहे रिलीफ बजट। और आप इस बजट को भाई टैक्सेस आधे कर दें या जितने कर सकते हैं कम करें। और इसलिए कम करें कि टैक्स वगैरह कम करने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाएगी और कैश फ्लो ज्यादा अवेलेबल होगा, तो लोग अपना काम करा सकेंगे, अपने नुकसान बर्दाश्त कर सकेंगे। टैक्सेस को खत्म करें या कम करें। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इन्होंने कर दिया, वी अप्रिशिएट दैट। तीसरा, यूटिलिटीज को रेट्स है उसको आधा करें, कम करें। और चौथा, हमने इनको ये कहा था कि आपने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो आपने अलाउ किया है कि अनडॉक्यूमेंटेड पैसे लेकर आए लगा दे, वो सवाल नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आप अक्रॉस द बोर्ड करें। IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी ने आपको इन हालात में ये सवाल नहीं करना। आप सबको अलाउ कर दे 2-4 महीने के लिए। देखिए, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ट्वाइस द साइज है और ये बेस्ट टाइम है कि वो आ जाए, नॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए किसी आ तरह, जाएगी। ताकि मैं सिराज आपको कासिम कोई तेली साहब बचत आता हूँ, हो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। इसमें मोहसिन अजीज़ साहब, अब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कोरोना वायरस जो है उसने आपको एक दे दिया है पर्दा, जिसके पीछे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपा सकते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत सारा मलबा जो है वो डाल सकते हैं। आपने ये जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास आया है, ये भी एक आगे पीछे किए हुए फिगर्स का एक गोरख धंधा दिखाई देता है। तो फिर आप जो इमारत बनाने जा रहे हैं वो तो बहुत कमज़ोर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये हम इसके पीछे छुप रहे हैं। फैक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो जुलाई मार्च तक की जो फिगर है, बल्कि जुलाई फरवरी तक की जो फिगर है, वो जो रियलिस्टिक फिगर है वो इतनी अलार्मिंग नहीं थी। वो कम से कम पिछले साल से बेहतर थी। यानी टैक्स जो कलेक्शन है और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स हैं, उसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जो कमी है, ये तमाम इस तरह की वो चीज़ें थी जो कि हुकूमत ने अचीव की हैं और मुश्किल हालात में अचीव की हैं। देखिए, फिर वही बात आती है कि शुरू से अगर देखा जाए तो हमने क्या जो है, हमने विरसे में हमें क्या मिला था, उसको देखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इसमें अब 2 साल गुजर गए हैं, उसको कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फैक्ट है कि देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था 19-20 बिलियन पे चला गया था। हमारा जो था एक्सपोर्ट्स, आपने देखा है कि पिछले 5 साल से बिल्कुल नहीं बढ़े थे। उसके अलावा सर्कुलर डेट, उसके अलावा जो है आपके जो स्टेट बैंक में जो रिजर्व्स थे वो तो 9 बिलियन पे आ गए थे। अब ये जो देखिए आपके मार्च तक क्या हुआ, मार्च तक कम से कम ये हुआ कि उसके रिजर्व जो है वो 18-19 बिलियन पे आ गए हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट बुक किया। फिर देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जब कम होता है तो हमने इम्पोर्ट जो है उसको सप्रेस किया। इम्पोर्ट को सप्रेस किया तो उसकी वजह से भी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स आता था, एक्साइज ड्यूटी आती थी, वो सारे का सारा वो डाउन हुआ। बट स्टिल जो है, हम अगर 3.9 ट्रिलियन का जो है अगर टारगेट इस वक्त अचीव कर लेते हैं, तो इस वक्त आप देखिए कि दुनिया में क्या हालात हैं। दुनिया में ये हालात है कि जिस तरह इंडिया की जिसकी ग्रोथ 9% तक जा रही थी और 9% वो जो है वो कह रहे थे कि इस साल में आएगी, वो भी कह रहे हैं कि ये 1.5 और 2% के दरमियान हमारी ग्रोथ आएगी। दुनिया जो है, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि अगला साल जो है वो माइनस ग्रोथ का है। तो तेली साहब जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो सही बात कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन है और वो समझते हैं कि ये साल जो है सर्वाइवल का साथ है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये देखना है कि अगर हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो 3.9 या 4 ट्रिलियन तक रहती है, तो इसमें से तकरीबन 2 से 2.25 ट्रिलियन तो निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी डेट सर्विसिंग में। उसके अलावा जो हमारे सूबे का जो NFC अवार्ड के तहत जो तकरीबन 57% चला जाता है, तो तकरीबन वो चला जाता है। उसके बाद तो तकरीबन हम लोग जो बजट शुरू करते हैं वही तकरीबन नेगेटिव से शुरू करते हैं। उसको बिल्ड करना है कि किस तरीके से FDI और किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ा के इसको ठीक करते हैं। क्योंकि एक जो हकीकत है वो ये भी है कि जो
बाहर से हमारी रेमिटेंसेस आती थी, वो दो वजूहात से, एक तो वो लोग वापस आ गए, वहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो गई, वहाँ पे भी कोविड है, और दूसरी बात ये अगर जो वहाँ पे हैं भी वो भी जॉबलेस है, वो भी जो हमारी रेमिटेंसेस है वो भी चैलेंज मैं है जो मोहसिन कि अजीज हुकूमत साहब को आता फेस हूँ, है। तो जी, सिर्फ मैं मोहसिन साहब आता हूँ, फैक्ट्स भी हैं इसमें। हाँ, मैं इसमें नवीद कमर साहब, आप हुकूमत को ये क्रेडिट देंगे कि वो ये कह रहे हैं हमने अखराजात को कंट्रोल किया? इसके ऊपर बड़ी बात होती रही है और ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि जी अगर अखराजात को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर मामलात जो हैं वो फिस्कल स्पेस के भी निकल सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। वो कहते हैं हमारा प्राइमरी बैलेंस जो है पहली दफ़ा सरप्लस में गया है। देखें, अगर इसी तरह से होता तो आपका फिर फिस्कल डेफिसिट जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। आपने दोनों साइडों पे चीज़ों को बैलेंस रखना होता है, आपने रेवेन्यूज़ को भी। आपने टैक्स रेवेन्यू में तो बिल्कुल आप उसके 10 वजूहात बता दें, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि आपने जो है उसका सिवियरली अंडर परफॉर्म उस पर किया, चाहे आप मार्च के फिगर्स देखें या अल्टीमेटली जो जून एंड के फिगर्स आएंगे आप वो देखें। आपका पूरा मुल्क जो चल रहा है वो कर्जों पे चल रहा है। डेट आप कहते हैं कि जी हम पिछले कर्जों को वापस करने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो भाई लेकिन उसमें वो तो अगर आप फिगर उसमें से निकाल लें, अभी हफीज शेख साहब ने जो बताया कि 7.5 ट्रिलियन में से आपने जो है डिवेल्यूएशन के मद में कुछ निकाल ले, चलो कुछ डेट सर्विसिंग के उसमें निकाल ले, फिर भी 1.5 जो ट्रिलियन जो है 1.5 वो आपका एडिशनल उसमें ऐड हो गया। डेट सर्विसिंग को सबको निकाल दे, पिछली हुकूमत की गलत कारियां ये वो सब उसमें डाल दे, फिर भी मतलब ये कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाएंगे अपनी लेगेसी छोड़ के, तो जितना आप कर्जा छोड़ के जाएंगे वो तो किसी सूरत में भी जो है वो कर्जे में कमी नहीं बल्कि डेट में बढ़ाव ही होगा जो जो टोटल आएगा। आप इस वक्त उनके अपने फिगर्स हैं कि 88% ऑफ द जीडीपी पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं। तो भाई बात सारी ये है कि अगर सिर्फ कर्जों पे ही मुल्क को चलाना है और कर्ज पे कर्ज चढ़ाते जाना है तो फिर गवर्नेंस क्या हुई? आप किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ, करंट अकाउंट पे जरूर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन करंट अकाउंट पे जो प्रोग्रेस हुई है उसकी भी तो एक कॉस्ट है ना। आपने कॉस्ट एक तो आपने डिवेल्यूएशन की मैसिवली, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ी और जिसकी वजह से वो अलोंग विद इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स, आपने इंडस्ट्री का पट्टा बिठा दिया। आपकी जो है वो हम एक रिसेशन में चले गए प्री कोविड, कोविड के बाद हम एक इवन डीपर रिसेशन में चले जाएंगे, और उसके बाद दुनिया का रिसेशन है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो फर्दर एक हिट खाएंगे। तो ये सारी बातें तो है अपनी जगह, लेकिन फिर आपने पॉलिसी देनी थी ना। सही है। अब ये मैं जरा हालात हो गए, नवीद अब कंवर साहब हमने उस पॉलिसी change की करनी तरफ है मैं चीज़ों आता को। हूं, क्योंकि एक और चीज़ है। सिराज कासिम तेली साहब से जरा मैं वो भी पूछ लूं। सिराज कासिम साहब, आप बात कर रहे हैं टैक्स फ्री बजट होना चाहिए, इधर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, इधर सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, इधर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसके ऊपर एम्फेसिस है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि आपको दिखाई देता है कि ये उस तरीके का टैक्स फ्री बजट होगा जिस तरीके की बात हो रही है? क्योंकि ये जो सूरत हाल है इसमें तो ये 3,900 अरब रुपए का टारगेट जो है ये भी ओवर एम्बिशियस दिखाई दे रहा है। देखे नदीम साहब, हफीज शेख ने हमसे कंफर्म किया है कि ये जो बजट आएगा इसमें रिलीफ होगी और ठीक ठाक रिलीफ होगी। मगर अब जाहिर है कि देखे हुकूमत चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, मैं हम उससे इनकार नहीं कर रहे, मगर ये यकीन से मैं नहीं कह सकता, मगर अगर कोई इनका इरादा बदल गया हो। मगर आज से एक हफ्ता पहले जब कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने मीटिंग की है जूम पे, उसमें इन्होंने कंफर्म किया है कि बहुत सारी चीजें जहां जहां गुंजाइश है वो कम करेंगे और बर्दाश्त करेंगे ताकि रिलीफ मिले और रिवाइवल हो। अब मेरा पॉइंट ये है कहने का कि देखिए पिछली बातों से हम जो कर रहे हैं, इन लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, इन्होंने गड़बड़ भी की है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि ये जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें रोक के उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब ने जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया, मगर काफी हद तक उसका कंट्रोल किया और अच्छा किया।
इस तरह बहुत सी चीजें अभी इस वक्त भी जो एहसास प्रोग्राम है वो अच्छा है, चीजें अच्छी भी है। मगर ये जो इंटरेस्ट रेट की बात नवीद ने की ना, इसके लिए हम चीख चिल्ला रहे हैं पहले से कि भाई ये तो कोरोना से पहले की बात है कि ये इंटरेस्ट रेट गलत है। 13.25% डिस्काउंट रेट सही नहीं है। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, वो जो है ना हॉट मनी, वो जो ट्रेजरी बिल में आती है वो कहाँ से आ रही है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैं बहुत दफा कह चुका, बहुत दफा झगड़े कर चुका, अभी भी 3 किस्तों में 8% पे आया। मैं समझता हूँ ये 4 होना चाहिए, नंबर 1। देखिए डिस्काउंट रेट है, बोरोइंग में 2-3% और बढ़ेगा जब बैंक देगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये हॉट मनी जिसकी भी है, पहले जब पैसे जब इस तरह के ट्रेजरी बिल में और आते थे बॉन्ड्स वगैरह में, तो ये प्रॉपर तरीके से अमेरिका से, यूके से, स्विट्जरलैंड से आते थे। अब जो ये हॉट मनी आई है, वेबसाइट पे जाके आप चेक करो, वो आई है केमन आइलैंड से और इस तरह की जगहों से। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2-3 दफा मांगा कि लिस्ट का है, इसके नाम दो तो बताओ कौन ला रहा है, कहां से ला रहा है, इसका चक्कर क्या है, किसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट ऊपर रखा गया है, ये कोई बताता नहीं है। अब ये जो चीज है ना, मैंने तो ये अपील करी थी और अभी फिर कर देता हूँ इमरान खान साहब को, इतने सारे कमीशन बने हैं, एक एक कमीशन बना कमीशन इधर के भी हॉट बना दो, मनी को मुझे वेरीफाई सिराज कासिम तेली साहब ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि देखिए जाहिर है कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन आपने एक बुनियाद फराहम करनी है अगले साल के लिए। अगर आप आज कह रहे हैं 0.4% नेगेटिव है और इसी को बुनियाद बनाकर और जो आप नए टारगेट रखेंगे वो सारे के सारे फिगर्स जो हैं वो प्ले होंगे इसी बेसिस के ऊपर जो आपने आज हमारे सामने रखे हैं, तो फिर तो आपको 3 महीने के बाद दोबारा इस बुरे तरीके से रिवाइज करने पड़ेंगे कि वो तो समझ ही नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है। देखिए, तमाम चीज़ें तो ठीक नहीं हैं और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक हुआ है। इसमें जो है खामियां मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह इंटरेस्ट रेट है ऊपर गया था, अभी नीचे आया है, उसको और नीचे जाने की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 महीने में और भी चला जाएगा। 4% तो शायद मुश्किल हो, लेकिन मेरा ख्याल है 6 और 7% के दरमियान ये आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से ये रिलीफ दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो ये एक बूम आएगा। इससे जो है एक 54 इंडस्ट्रीज हैं वो इसके साथ जो है रिवाइव होंगी, साथ ही इसमें जॉब क्रिएशन होगी। ये जरूर है कि इस पे इसी तरीके से यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, आप खुद एक बिजनेसमैन आदमी है, कहाँ से बूम आएगा? मुझे वो 3 रास्ते बता दें जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आएगा। देखिए, ये जो पैसा है, जो हमारा जो है वो पैसा जिसको आप आउट ऑफ बुक्स कहते हैं, या जो है तो जो सर्कुलेशन में नहीं होता, या दूसरी एक सेकंड जो है इकोनॉमी में होता है, वो पैसा जो है तो वो पैसा इस इंडस्ट्री में आएगा। वो पैसा जब इस इंडस्ट्री में आएगा, वो पैसे वालों का ट्रस्ट आप पे खत्म हो गया है, दिसंबर तक है। सॉरी जी, इन पैसे वालों का एतमाद आप पे खत्म हो गया हुआ है। नहीं जी, वो इंशाल्लाह वो अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो शुरू हो चुका है कि ये। इसके अलावा देखिए, जो आप बात करते हैं हॉट मनी का भी यहाँ पे बहुत तस्करा हुआ और केमन आइलैंड का भी यहाँ पे तस्करा हुआ, और ये सही तस्करा हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि हमेशा जब भी बाहर से पैसा आया है, हॉट मनी आई है या अदरवाइज आई है, वो यहाँ से पैसे कमा कर गए हैं। लेकिन इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, या उनकी किस्मत थी या हमारी पॉलिसी थी या जो भी थे, उस पैसे को हमने इस्तेमाल भी किया। वो पैसा आया था 155 रुपये का जब डॉलर था, और जब गया वो 162 रुपये का डॉलर था। तो वो कमा के खास नहीं गए यहाँ से, वो जो है यहाँ से कमा के नहीं गए, हालांकि वो कमा के जाना था, लेकिन वो नुकसान में यहाँ से गए हैं। ये भी ऐसी बात नहीं है जो कि ये उस वक़्त उसको रखा गया है, लेकिन वो कमा के यहाँ से नहीं गए। देखिए,
यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि इंडस्ट्री को किस तरीके से रिवाइव किया जाए। और वो मैं अर्ज करता हूँ कि यहाँ पे ये भी जो है एक तजवीज़ है, और इंशाल्लाह कल बजट में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि इंडस्ट्री जो है वो चलती है, उस रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज़ जो है उनको स्लैश किया जाएगा, उनको कम किया जाएगा, ताकि वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो है वो उनको इंडस्ट्री को कम नर्ख पे मिले। ये भी एक रिलीफ है। लेकिन इस वक्त बड़ा रिलीफ जो कि मिलना चाहिए, और वो हमारी भी ख्वाहिश है और सबकी ख्वाहिश है, तमाम बिजनेसमैन की ख्वाहिश है और सही ख्वाहिश है कि इस मौके पे इस कोरोना के हालात में जो बहुत मुश्किल हालात है इसमें ज़्यादा रिलीफ दी जाए। लेकिन फिस्कल स्पेस जहाँ जहाँ भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की यहाँ पे बिल्कुल खास हिदायत है कि इनको रिलीफ मिले। अब जिस तरह मैं मोहसिन अजीज साहब आता हूँ, अब टैक्स अगर जी, बढ़ता मोहसिन नहीं साहब मैं आता है हूँ, तो टैक्स कलेक्शन जी, बढ़ जाता है, वो भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हो relief है। जाएगा। इसमें नवीद कमर साहब ये फरमाइएगा कि गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कहते हैं कि जी मैंने बस ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत जो है वो खड़ी होगी। मतलब कैसे खड़ी होगी कि जब आप, जाहिर है जिस पैसे का फ़्लो चाहिए इसके लिए और जो कुछ आप निज़ाम वज़ा कर रहे हैं वो अगर मुताबिकत नहीं रखता अमली सूरत हाल से कि ठीक है जी इंटरेस्ट रेट सारा कुछ आप कैलकुलेट कर लें, तो अगर जिस आदमी की तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपया है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि वो इस सूरत हाल में जाएगा, तो ये जो एक ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इकॉनमी में बूम आएगा, उसका रिफ्लेक्शन शायद इस बजट में भी नज़र आए जो कल पेश किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? देखिए, पहली बात ये इस हद तक तो दुरुस्त है कि नॉर्मली समझा जाता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब उसमें ग्रोथ आती है तो साथ साथ बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी साथ चलती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी आपने देखनी होती हैं। इस वक्त सेंटिमेंट मार्केट में जो है वो इतना नेगेटिव है कि कौन जो है इस मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये तो अब वर्ल्ड वाइड मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसमें अभी इस वक्त तो कोई अपनी जेब से पैसा निकालने को तैयार नहीं है। अनसर्टेनिटी का एक माहौल है जब तक ये जाके ना पता हो कि आखिर ये कोरोना का भी फाइनल इम्पैक्ट क्या जाके पड़ता है और उससे हम निकलने वाले पोजीशन में कब आते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने पॉइंटेशन की, ये ब्लैक मनी के पीछे जो हम भाग रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ब्लैक मनी जो है वो इसमें कारोबार में आए। इससे पहले हमने वाइटनर स्कीम्स दी वगैरह वगैरह, उसको सबसे ज़्यादा पीटीआई ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पे फिर उसमें फिर सवालात हो जाते हैं। तो किसको ये यकीन है कि आज आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी ले आओ भाई लगा दो और कल को कोई नहीं पूछेगा कि जी ये पैसे कहाँ से आए। सो ये हम इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हमारी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी एक इम्पेडिमेंट है लोगों का पैसा निकालने या लगाने में। ये तो वर्स्ट पॉसिबल टाइम है। मे बी इससे हम निकल जाएं, उसके बाद आप इंसेंटिव दें तो हो सकता है कि कुछ उसमें पैसा आना शुरू हो। बट ये अगले 2-3-4 महीने में तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि किसी सूरत में भी इसमें कोई पैसा है। जी मैं आता हूं नवीद कमर साहब। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट हो सकता है हो किसी ने ये सारा आइडिया पुश किया हो, लेकिन नॉट ऑन अ मैसिव स्केल जो आपके मसलों का हल निकालेगा, वो तो मैं कहीं भी नहीं देख रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि मुशीर ख़जाना साहब से बात हुई कि रिलीफ जो है वो दिया जाए, आपको चाहिए था आप उनसे ये कहते कि ज़रा गवर्नेंस बेहतर बना दो कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, गायब ही हो गया है, बिजली और गैस आपके मेजर रॉ मटेरियल्स हैं, उसके ऊपर जो है वो इतना महंगा है, और अब फिर सोचा जा रहा है कि जो बड़े बिल्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये तो मुझे आपकी मुतालबे की समझ नहीं आई सिराज कासिम तेली साहब। देखे जब हमारी मीटिंग हुई है फीशेक से, उस वक्त पेट्रोल कम तो हो गया था मगर गायब अभी तक नहीं हुआ था, वरना मैं कहता ये 7-8 दिन की या 10 दिन पहले की बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने इनको ये जरूर कहा कि भाई जो बिजली में आपने पास ऑन किया है
डायरेक्टली उनके बिलों में एडजस्टमेंट किए हैं 300 यूनिट तक, वो अच्छा इकदाम है। मगर एक बात आप समझे कि छोटे बड़े सारे परेशान है, ये आपको अक्रॉस द बोर्ड करना था। इसी तरह चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बड़े बिजनेसेस हो, इंपोर्टर हो, आपको पता है हर आदमी अपने लेवल पे फंसा है। जितना बड़ा है वो ज्यादा फंसा हुआ है। ये इसको मैंने कहा भी है, और मैंने इनको यही कहा कि इसी तरह आप टैक्सेस जब कम करो तो मेहरबानी करके ये पिक एंड चूज वाला काम ना करें। आप ये पिक एंड चूज करके करते हो कि किस सेक्टर को देना ना देना। इस वक्त तो हर कोई भरा हुआ है ना, हर कोई फंसा हुआ है। आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को बेनिफिट हो, चाहे कम हो थोड़ा, मगर इतना हो जाए कि वो सरवाइव करे। देखिए मैं रिपीट घड़ी घड़ी ये करता हूँ, मैंने अभिषेक से भी ये बात की, हर टीवी पे ये बात करता हूँ कि ये साल है टू सर्वाइवल, सर्वाइवल का साल है। हुकूमत का काम है कि बिजनेस से सर्वाइव करे। अगर नहीं करेंगे तो इनको रेवेन्यू कहां से आएगा? मुझे एक बात रेवेन्यू समझाए। कहाँ से आएगा? मैं ज़रा ये तेज़ी जल्दी से कर लूँ इसमें। मोहसिन अजीज़ साहब ये फरमाइएगा कि क्या मसला क्या है? चीनी का बहरान, आटे का बहरान, जिधर आप हाथ डालते हैं, पेट्रोल सस्ता किया, पेट्रोल ही गायब हो गया। यही सूरत हाल जो है इतनी ज़्यादा प्रवेल कर गई है कि इसने कोरोना से ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा कर दी है। मसला क्या है? देखिए, जहाँ पेट्रोल का बहरान है ये बिल्कुल एक फेलियर है, और मैं एज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी का जो है, मैंने कल मीटिंग भी बुलाई हुई है, और उसमें तमाम जो हमारी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, PSO है और ओगरा है, सबको बुलाया है ताकि इसकी जो है हम डीप डाउन तक जाएं कि किस किस ने होर्डिंग की है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट थे, किसके फॉल्ट से। वो बिल्कुल ये एक फॉल्ट है और इसको हम रिकग्नाइज करते हैं, और इसको सही करने की ज़रूरत भी है, और बहुत जल्द सही करने की ज़रूरत है। और न सिर्फ सही करने की ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, मैं आपको साथ एक बात कराते चलूँ कि इस फिस्कल स्पेस में जबकि हमारे पास ये है, इस वक्त अगर 3 महीने के SMEs के बिल माफ़ कर दिए जाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको स्टेट बैंक से 4% पे जो वो है लोन मिलता है ताकि वो तनख्वाहों की मद में उनको दिया जा सके। फिर इसी तरीके से जो 1,60,00,000 जो है ख़ानदान है उन तक पहुंचा जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है। NDMA जो है उसको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से यूटिलिटी जो है उसको स्टोर जो है उनको कहा जाता है कि 5 मिलियन की बजाय 1 करोड़ लोगों तक रसाई हासिल करें ताकि उन तक जो है ये जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो पहुंच जाए। तो ये इस लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं समझता हूँ कि सोच अच्छी है, और आगे भी सोच उसको अच्छी रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो भी हमारे पास वसाइल हैं उसको यही कोशिश किया जा रहा है। देखिए, एक्सपेंडिचर का जहाँ तक तलक है, आज भी बताया गया कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको फ्रीज किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं, फलाने हैं प्रेसिडेंट हाउस के, उसको फ्रीज किया जाएगा। जो हमारा बजट है आर्मी का, वो भी जो है, हालांकि ज़रूरत है, हमें इस वक्त उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उसको भी फ्रीज किया जाएगा, उसमें भी ख़ास बढ़ाव नहीं आएगा। तो ये इस तरीके के जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि नवीद कमर साहब भी फाइनेंस से वाकिफ़ हैं। ऐसे हालात में जब ये सिचुएशन आती है तो इसमें क्या किया जाए, मैं आता हूँ मोहसिन अजीज साहब, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया है और मैंने कल की भी बात करनी है। और जो कि जी, इसमें नवीद कमर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इतनी फिस्कल स्पेस जो है वो मुयस्सर आ गई है करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की वजह से, कर्जा जात जो हैं वो मौखर होने की वजह से, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकरीबन $2 अरब के करीब रकम आने से, कि हुकूमत एक ऐसा बजट पेश कर सकती है कि जिसमें एक रिलीफ का इम्पैक्ट आ जाए, जो सर्वाइवल की बात हो रही है वो हो जाए? देखिए, हाँ, बात तो ये दुरुस्त है कि कोरोना के नाम पे इनको अच्छा खासा रिलीफ ज़रूर मिला है। जो कर्जे वापस करने इस साल वो अगले साल तक चले गए हैं वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सारा स्पेस तो वो मिला है। लेकिन सवाल ये है कि वो स्पेस किस तरह से इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो ऐसे खुली छुट्टी वाला स्पेस नहीं मिला। वो मिला है 2 चीज़ों के लिए।
कि कोरोना की वजह से जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम इम्पैक्टेड है, एक उसको अपग्रेड करने और उस तरफ जो है आप पैसा खर्च करने के लिए दें। दूसरा, जो लोग अफेक्ट हुए हैं इस सारी चीज से, उनको जो है स्पेशली द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनको रिलीफ देने के लिए। अब बात सारी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम पूरा सच नहीं बोलते, आधा सच बोलते हैं ना, कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में शुरू हुआ था, नॉन इंट्रूसिव नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे। उसमें सर्वेज होते हैं, सर्वेज के बेसिस पे आप जो है वो डेटाबेस बनाते हैं। वो उस जमाने से आज दिन तक चल रहा है। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का ऊपर नाम एक रख दिया एहसास प्रोग्राम, चलो ठीक है, आपने लोगों को रिलीफ दिया, अच्छी बात है, तो उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं किया सवाए नाम के, चलो वो भी अच्छी बात है। लेकिन बात सारी ये कि इसको सस्टेनेबल बनाना है, और उसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ जो वीआईएसपी रिसिपिएंट तक नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, क्योंकि इम्पैक्टेड लोग जो हैं कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वो ज़्यादा हैं अभी नॉर्मल की वजह से। नॉर्मली भी वैसे आपका क्योंकि पॉवर्टी लेवल्स बढ़ी हैं, तो नंबर ऑफ पीपल जो कि उस कैटेगरी में आते हैं वो बढ़ गए हैं। तो हमारा जो आखिरी वाला सर्वे है, उन लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड ऊपर करके उनको भी इसमें शामिल किया जाए, और उसके साथ साथ जाहिर है कि जो डेली वेजेस वगैरह हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये साल तो जो है वाकई मैं भी एग्री करूंगा कि सर्वाइवल वाला साल है, तो ये साल तो आपको जितना रिलीफ मिला है वो ही आप पास ऑन करें, ताकि ये साल गुजर जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल इम्पैक्ट क्या होता है और आप उसमें क्या बेहतरी करते ला सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नवीद कमर साहब मैं आता हूँ जी। सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है हुकूमत जो है, आप तवक्कुआत भी आप लोगों ने वाबस्ता की हुई हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बराह रास्त टैक्सेशन की बजाय हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, ताकि मामला कुछ नज़र ना आए और कान जो है वो दूसरी तरफ से पकड़ लिया जाए, या आप इस उम्मीद पे कायम हैं कि नहीं कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं किसी हद तक उनकी तकमील हो जाए? तो इसका जवाब तो ये है कि कहाँ तक हफीज शेख साहब ब्यूरोक्रेसी के कहने पे, एफबीआर के कहने पे चलते हैं। मुझे एक बात ये कहनी जरूर है कि ये जो 4% इंटरेस्ट रेट की मोहसिन अजीज साहब ने बात की, देखें ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े लोग हैं और उनके पास क्या कहते हैं, इसलिए कि बैंक जब लेता है ना तो उन्हीं को देगा जिनसे उनका वास्ता है, काम किया हुआ है वगैरह। तो हमने स्टेट बैंक को लिखा था कि भाई आप एक और स्कीम बने आए जो इंटरेस्ट फ्री हो और वो 10-12 लाख 15 लाख के अंदर के लोगों को दे, इतनी इतनी इससे ज्यादा लोन ना दे। ये दुकानदार है, ये छोटे समीज है, और कल को ये पैसा डूब भी जाए तो 2-3 अरब रुपए हो गए, ज्यादा नहीं होगा। मगर ये जरूरी है कि आप उन छोटे लोगों को बचाएं। वो नहीं कर रहे। वो उन्होंने जितनी भी स्कीमें बनाई है वो ऐसी बनाई है कि वो बैंकर जब आगे पास ऑन करता है तो वो बड़े लोगों को और ऐसे लोगों को। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अखबार में पढ़ के, कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने मीटिंग की थी चैम्बरों से, और ये कहते हैं कि हमने छोटे ताजरों को पैसे दिए। उनको वहां पे चैम्बर के प्रेसिडेंटों ने से लिस्ट मांगी है, वो लगा दे ना वेबसाइट पे तो हमें पता चले कौन से छोटे ताजिर को दी है, ये कितने अरब रुपए दिए हैं जो स्कीमों में। देखे ना, मसला यही है कि ये पिक एंड चूज और ऐसी स्कीमें बना के मैं सिराज कासिम तेली साहब, मेरे पास जरा वक्त थोड़ा रह गया है, इसमें मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि आप भी चूंकि सनतकार हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्स्ट हिट है, 22.9% कमी जो है वो उसमें हुई है, बजट कल आ रहा है, आप क्या तवक्को करते हैं रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि ये जॉब क्रिएटिंग शोबा है, हुकूमत से कोई तवक्कुआत रखी जाए? हुकूमत से देखें सिर्फ यही रखी जा सकती है कि वो टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर करे। अभी जो हमारे पहले भी थे यहाँ पे जैदी साहब आए थे, उनसे मैंने वहाँ पे इख्तलाफ भी किया था कि मैंने उनको यही कहा था कि जो पहले उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि बड़ी गाड़ी, फॉरेन ट्रेवल और उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल जिसके बहुत ज़्यादा हैं और वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको पहले लाया जाए। उसके बाद जो है मैंने उनके साथ कमेटी में भी एतराज़ किया था
कि आप जो है ये जो छोटे दुकानदार हैं इनकी तरफ आप पहले स्टेप में जा रहे हैं, या आप नहीं कर सकेंगे। तो बात यह है कि अभी भी हमें यही देखना है कि जो अभी ये इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा रहे हैं दुकानों के साथ, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़े और उससे जो है आगे फ़ायदे हों। बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ कि स्टेट बैंक को ये स्कीम लानी चाहिए है कि जो कि छोटे दुकानदार हैं, जो कि छोटे SMEs हैं, उनको जो है तो कोई थोड़ा सा सिक्योरिटी रख के, लेकिन उसको थोड़ा सा फराग दिली से उनको थोड़े से लोन दिए जाए, क्योंकि इसी में उसकी रिवाइवल होगी। देखिए यहाँ पे मैं हुकूमत की तरफ वो करने नहीं आया, लेकिन देखिए IMF, पेरिस क्लब अगर आपको रीशेड्यूल करता है तो इसीलिए करता है, तभी करता है जब वो देखता है कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, आपकी जो है जो कारकर्दगी है, आपकी गवर्नेंस इतनी ख़राब नहीं है कि आप रीशेड्यूल के बाद भी उसको पैसा नहीं देंगे। ये तमाम जो बैंक्स होते हैं, IMF हो गया, ADP हो गया, पेरिस क्लब, जो सारे के सारे हैं, ये आपकी कारकर्दगी को देख रहे होते हैं। और ये भी जो कहना है ये वजह नहीं है कि IMF की डिक्टेट्स है, IMF की डिक्टेट्स कोई नहीं होती। IMF तो एक बैंक है, वो आपको लोन देता है, उसकी सिर्फ ख्वाहिश ये है कि आप इस वो लोन जो है वो उसको पूरा कर सकें। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।